चलो भैया तो आगे पढ़े। क्रिस्टलाइजेशन मतलब वेपोराइजेशन प्लस कंडेंसेशन। सब्लिमेशन का बता दिया। क्रिस्टलाइजेशन का सिंपल सा प्रिंसिपल है, इसको यूज किया जाता है रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज ऑफ सॉलिड और मिक्सचर हैविंग डिफरेंट सॉल्युबिलिटी इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट। Substance or solid which is less soluble in a particular solvent will precipitate or crystallize first, then another one। एक ही सॉल्वेंट में अगर दो जितने भी आपके सॉलिड डाले गए, मिक्सचर जो डाला गया है उसमें जो इम्प्योरिटीज के फॉर्म में जो सॉलिड उनकी सॉल्युबिलिटी अलग अलग है। अगर अलग अलग सॉल्युबिलिटी है तो हॉट गर्म करके उनका पहले हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन बना लेंगे, फिर उनको ठंडा करना चालू करेंगे, कूल करना चालू करेंगे। तो जिसकी सॉल्युबिलिटी कम है वो ठंडा होते ही क्या चालू हो जाएगा, प्रिसिपिटेट होना चालू हो जाएगा। तो सबसे पहले उसको निकाल लिया जाएगा और फिर इसी तरीके से दूसरे को निकाल लिया जाएगा। आपको सिंपल सा प्रिंसिपल है। चलो ये ए होगा आपका, इसमें एक दो लाइन और लिखवा दें डिस्टिलेशन में। डायग्राम तो बड़ा सिंपल सा है, बन जाएगा। देखो जो हमें डिस्टिल्ड लिक्विड मिला है जरूरी नहीं कि 100% प्योर हो, थोड़ा बहुत इम्प्योर भी हो सकता है। तो फिर से इसको लेंगे, फिर से इसका डिस्टिलेशन करेंगे। मान लो 90% इसमें ए है, 10% बी है। अच्छा 90% ए भी वो होगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जल्दी वेपर बन के यहाँ पर चला जाएगा। तो फिर से रिसीवर लेंगे, फिर उसको गर्म करेंगे। तो इस बार 90% में से 95% ए पहुँच जाएगा, 5% बी यहाँ रह जाएगा, ऐसे। तो कई बार रिपीटेड, जब हम अगेन कई बार रिपीट कर देते हैं इस प्रोसेस को, तो फिर हमें जो फाइनली यहाँ पर मिलता है वो 99.99% तक प्योर लिक्विड मिल जाता है। पहली बारी में जो यहाँ पर था आपका ए लिक्विड, लिक्विड L1, लिक्विड L2। L1 का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम था, मान लो 50 डिग्री सेल्सियस था। L2 का मान लो 80 डिग्री सेल्सियस था। तो यहाँ सबसे ज़्यादा कौन गया होगा, L1। लेकिन ये थोड़ी कि L2 ने बिल्कुल ही वेपर नहीं बनाई होगी, 25 डिग्री सेल्सियस पे भी वो वेपर बनाएगा, 30 पे भी बनाएगा। लेकिन पता है ज़्यादा किसकी बनी होगी, L1 की। तो ये जो हमें यहाँ पर जो अब ये दोनों की वेपर जाएगी यहाँ से, लेकिन उसमें भी ज़्यादा कंपोजिशन किसका होगा, L1 का। तो यहाँ जो हमें मिलेगा उसमें L1 ज़्यादा होगा, L2 फिर भी L2 थोड़ा बहुत तो होगा ही, ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल ना आए। फिर और भी कई तरीके होते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अगर मान लो जो L2 है वो पानी है तो इसमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाल सकते हो आप, जैसे कि चूना डाल सकते हो, वो पानी को ऑब्जर्व कर लेता है। कॉपर सल्फेट डाल सकते हो, वो पानी को ऑब्जर्व कर सकता है। और सल्फ्यूरिक एसिड डाल सकते हो, वो पानी को ऑब्जॉर्व कर लेता है ना। डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाल सकते हैं इसमें हम। लिखिए डिस्टिल्ड, डिस्टिल मतलब जो प्योर होने के बाद हमें मिला, डायग्राम के नीचे लिख लो। डिस्टिल्ड लिक्विड इज ऑब्टेन्ड, distilled liquid is obtained, distilled liquid is obtained is not 100% pure। distilled liquid is obtained is not 100% प्योर, कॉमा लगाइए। however its
however it's काट दो, however after its number of repeating, however distilled liquid is often is not 100% pure, however after its number of repeating distillation it gets maximum purity. Maximum purity. देखो बच्चों, जो हमें डिस्टिल्ड लिक्विड मिला वो 100% प्योर नहीं है, मतलब ये वाला। यहाँ पर जो डिस्टिल्ड लिक्विड आया उसमें L1 और L2, L1 कम बॉइलिंग पॉइंट वाला, L2 ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाला, तो 90% तो ये आ गया, लेकिन 10% ये भी होगा। तो फिर से इसको इस फ्लास्क में लेंगे, फिर हीट करेंगे, तो फिर से ज़्यादा वेपर कौन बनाएगा? L1। अब तो क्वांटिटी भी उसी की ज़्यादा है, तो इस बार फिर से वो जाएगा और 90 से 91, 92 हो जाएगा, 93 थोड़ा सा रह जाएगा, फिर उठा लो फिर। तो ऐसे जितना आपको प्योरिटी चाहिए तो रिपीटिंग डिस्टिलेशन मेथड हम लगा सकते हैं। तो डिस्टिल लिक्विड इज ऑब्टेन, जो हमें डिस्टिल लिक्विड बोल रहा है, नॉट 100% प्योर, वो पूरी 100% शुद्ध नहीं है। हालांकि हाउएवर आफ्टर इट्स नंबर ऑफ रिपीटिंग डिस्टिलेशन, कई बार उसका डिस्टिलेशन करने पर हम अभी भी नहीं कह रहे कि 100% प्योर हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम प्योर हो जाएगा। इट गेट्स मैक्सिमम प्योरिटी, बन जाएगा। चलिए, ये हो गया सिंपल डिस्टिलेशन। अब डाली हेडिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अच्छा, जो डिस्टिलेशन में हमने सिर्फ डिस्टिलेशन लिखवाया कि सिंपल डिस्टिलेशन ना? तो देखो, आपके में अगर डिस्टिलेशन आए तो आप सिंपल डिस्टिलेशन लिख देना, और अगर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आए तो अब ये वाला लिखना है जो हम लिखवा रहे हैं। डाली हेडिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। देखो बेटा, चौक गिरी यहाँ पर छोटी सी, पाँव वास्ते से नहीं मिली। मिली? थैंक यू। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन डाली हेडिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शन मतलब जानते हो आप लोग? फ्रिक्शन नहीं, फ्रैक्शन, रेशियो, है ना? तो थोड़ा थोड़ा भी अगर रेशियो मतलब कोई चीज़ थोड़ी कम क्वांटिटी में अगर हम मान लें एक बार, फ्रैक्शन मतलब थोड़ी कम वैल्यू, जैसे हमने पूरी वैल्यू, बड़ा नंबर ना, छोटा सा नंबर हो। तो जब हम इम्प्योरिटी इस प्रकार से हो जिनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत कम डिफरेंस है, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में बहुत, इससे भी कम डिफरेंस 10 डिग्री का, तब फिर इनको प्योर कैसे करें? क्योंकि अब इसका 60 है, इसका 70 है, तो अब जब ये दोनों वेपर बनाएंगे तो लगभग, अगर ये 60% वेपर बना रहा तो ये भी तो 40% बनाएगा, मतलब दोनों ही साथ में वेपर के फॉर्म में आएंगे। तो अब इनको प्योर करने के लिए इनकी एक एक बूंद का, छोटी सी छोटी बूंद को भी हर स्टेप पे प्योरीफाई करना पड़ता है, एक एक स्टेप पे।
मतलब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल मतलब छोटे से छोटे मॉलिक्यूल को ही हम क्या करना चालू कर देंगे, प्यूरिफाई करना करेंगे। डिस्टिलेशन है तो पक्का है वही तरीका है, भाप बना के प्यूरिफाई करेंगे। डिस्टिलेशन मतलब आसवन, आसवन का मतलब होता है किसी चीज़ को गर्म करो, उसकी वेपर बनाओ, फिर उसको ठंडा करके उसको लिक्विड बनाओ, दिस इज कॉल्ड डिस्टिलेशन कहलाता है आपको, है ना। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जरूरत क्यों पड़ी, लिखिए। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, the method is used, the method is used, the method is used, the method is used in the purification, in the purification, in the purification, the method is used in the purification of liquids mixture, बोलो अपनी भाषा में, कहानी जैसा है, बड़ी आसानी से आप याद कर सकते हो, छोटी सी कहानी अपनी भाषा में लिख सकते हो। प्रिंसिपल पकड़ लो, और पहले नंबर तो अपने अंदर विश्वास, जब तक लैंग्वेज तब तक आपको नहीं आएगी जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आपको अंदर से फीलिंग हो हाँ हम लिख सकते हैं, तब लिखने की फीलिंग नहीं आई तो लिखना नहीं पाएगा। तो आप कॉन्सेप्ट को समझो और लैंग्वेज को पकड़ो, नोट्स तो हम बनवा ही दें, जहाँ दिक्कत आए तो आप पढ़ लेना। द मेथड इज यूज्ड इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ लिक्विड्स मिक्सचर having very low, वेरी लो लिख लो या एक सिंपल वर्ड लिख देते, हैविंग लेस डिफरेंस या वेरी लो डिफरेंस, जो लिख लिया और नहीं काटना मत काट लो, लिख तो है वेरी लो डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट और हैविंग लेस डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट, हैविंग लेस differences in their boiling point. The method is used in the purification of liquids mixture having very low differences, having less differences in their boiling point और having very low differences in their boiling point, ब्रैकेट में लिख लो, अराउंड 10 डिग्री सेल्सियस, मतलब 10, 9, 11, 12 इसके आसपास। 10 डिग्री सेल्सियस ले सकते हो और 10 केल्विन, ठीक है ना, क्योंकि जितना सेल्सियस में टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी किस में बढ़ता है, केल्विन। जैसे बोला ना 25 डिग्री सेल्सियस मतलब 298 केल्विन। अब बोलते हैं हम 26 डिग्री सेल्सियस 299, तो जितना सेल्सियस में कितने बढ़ा, एक बढ़ा, तो केल्विन में भी कितना बढ़ा। स्टार्टिंग डिफरेंस होता है, स्टार्टिंग इसका 0 इक्वल होता है 273, तो स्टार्टिंग नंबर में डिफरेंस है, लेकिन अगर बढ़ने और घटने की बारी आएगी तो जितना सेल्सियस में इंक्रीज होगा उतना ही केल्विन में, या जितना सेल्सियस में डिक्रीज होगा उतना ही केल्विन में। बच्चों के इस बात में बहुत कन्फ्यूजन, न्यूमेरिकल में इसमें फंसाते भी, क्लास 12th में फंसाया गया है इसमें। अब ज़्यादा डिफरेंस था बॉइलिंग पॉइंट में तो बड़ी आसानी से भाप बनाई, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो जल्दी भाप बन के ज़्यादा चला गया, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा था वो कंडेंसर में रह गया। चलो वो तो ठीक थे।
लेकिन अब बहुत ही कम डिफरेंस है, दोनों ही साथ में वेपर बना रहे हैं, और ठंडा करो तो दोनों ही साथ में ठंडे हो रहे। तो अब इनको कैसे अलग करें? तो इसके लिए एक नई टेक्निक लाई गई, दैट इज फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन। तो आपको इसमें ये पॉइंट पकड़ना है सबसे इम्पोर्टेंट, कि इसका यूज किया जाता है ऐसे लिक्विड मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए जिनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ही कम क्या होता है, डिफरेंस होता है। द मेथड इज यूज लिक्विड्स के सेपरेशन में, लिक्विड के लिए ये डिस्टिलेशन। द मेथड इज यूज इन द सेपरेशन और इन द प्यूरिफिकेशन, जो आप लिखना चाहो। इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर हैविंग लेस डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट अराउंड 10 डिग्री। अब इसके लिए यूज क्या किया जाता है ना, इसी में लिखना है, कभी फुल स्टॉप मत लगाओ, इसी में कंटिन्यू करो। फुल स्टॉप लगा लो, लिखो फॉर दिस पर्पस, फॉर फुल स्टॉप क्या लगा देंगे, क्या कॉमा लगाओ। फॉर दिस पर्पस, फॉर दिस पर्पस फ्रैक्सिनेटिंग columns are used. For this purpose, FRACTIONATING, फ्रैक्सिनेटिंग कॉलम्स आर यूज। इस पर्पस के लिए फ्रैक्सिनेटिंग कॉलम, आपने जो अभी डिस्टिलेशन का डायग्राम बनाया था ना, उसी डिस्टिलेशन मेथड में बस एक चीज एक्स्ट्रा लगा देंगे, फ्रैक्सिनेटिंग कॉलम। अभी फ्रैक्सिनेटिंग कॉलम क्या होते हैं, लिख गया था। तो अभी फ्रैक्सिनेटिंग कॉलम होते क्या हैं, ये देखने हैं आपको। दो सबसे फेमस फ्रैक्सिनेटिंग कॉलम है जो यूज किया जाता है, वही देखो क्या होता है। जो ये हमारा राउंड बॉटम फ्लास्क था ना, इसमें सीधे वेपर बन रही थी और सीधे यहाँ से जा रही थी, पूरा था। लेकिन अब इसमें वेपर जाने के पहले यहाँ पर लगा दिए जाएंगे फ्रैक्सिनेटिंग कॉलम। उन फ्रैक्सिनेटिंग कॉलम्स में क्या होगी, हर्डल्स बोल दो, ऑब्स्ट्रक्शन बोल दो, हिंड्रेंस बोल दो, जो आपको अच्छा लगे। कई प्रकार की हो सकती हैं, इस प्रकार से डिजाइन में हो सकती हैं हर्डल्स, इस प्रकार की डिजाइन में हो सकती हैं, इस प्रकार की डिजाइन में हो सकती हैं। अब होगा क्या, L1 L2 दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में बहुत कम का डिफरेंस है, तो दोनों ही वेपर बनाएंगे। लेकिन जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, 10 डिग्री सेल्सियस कम है, उसके वेपर बनाने की स्पीड दूसरे से तो थोड़ी ज़्यादा ही होगी। तो अब ये जब दोनों यहाँ चलेंगे तो ये टकराएंगे, इन दोनों से टकराना चालू करेंगे। अब आप चीज़ देख लो, जब भी वेपर टकराती है सरफेस से तो वो फिर से किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में। चाय बनाई आप लोगों ने, पानी गर्म किया, तो कभी भाप बनी हो, ऊपर हाथ रखो आप तो आपके हाथ में पानी पानी हो जाएगा, टकराती। तो यही प्रिंसिपल यहाँ काम करता है। लगातार ये बॉयल हो रहे, तो जो L2 है ये टकरा के बार बार नीचे आएगा और L1 थोड़ा ऊपर चला जाएगा। तो रेस जब ये भागेंगे तो L2 थोड़ा पीछे रह जाएगा और L1 आगे निकल जाएगा, और ये L1 यहाँ निकलेगा आगे और इसको यहाँ रिसीवर में कलेक्ट कर लिया जाएगा ऐसे। अभी तो दो ही मिक्सचर बताएं, दो से। क्रूड ऑयल जानते हो, कच्चा तेल। क्या होता है क्रूड ऑयल, किसी को नहीं पता? आर्टिक क्रूड ऑयल जो हमारी सरकारों को मिलता है, पेट्रोल डीजल केरोसिन थोड़ी मिलता है, क्या मिलता है, क्रूड ऑयल। आपने सुना मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ गए, इसलिए पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, सुना है? नहीं सुना? समुद्र से या ज़मीन से जो निकाला जाता है वो पेट्रोल थोड़ी निकलता है, ना डीजल निकलता है, वो क्या निकलता है, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल की लेयर्स बनती हैं। सबसे नीचे वाली लेयर से बनता है ग्रीस, ये सबसे हैवी पार्ट होता है। उससे थोड़ी ऊपर वाली लेयर से बनता है डीजल, उससे और ऊपर वाली लेयर से बनता है केरोसिन ऑयल।
बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग रहते हैं, अलग। केरोसिन, इसके ऊपर वाली लेयर से बनता है पेट्रोल, जिसको गैसोलीन भी बोलते हैं, और इसके ऊपर वाली सबसे ऊपर वाली लेयर से बनता है पेट्रोलियम। तो होता क्या है, ऐसे ही अलग अलग दरवाजे लगे रहते हैं। तो लुब्रिकेंट का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, तो ये यहीं पे टकरा के यहीं रुक जाता है, तो उसको यहाँ से निकाल लेते हैं। डीजल थोड़ी ऊपर, ये क्रूड ऑयल को हीट किया जाता है, तो क्रूड ऑयल में सबकी वेपर बनती है। तो पहले लुब्रिकेंट एक गेट से निकाल लिया जाता है ऐसे, फिर दूसरे से फिर डीजल, फिर केरोसिन ऑयल, फिर पेट्रोल, और फिर पेट्रोलियम निकाल लिया जाता है। पेट्रोल और पेट्रोलियम अलग अलग चीज़ है बच्चों। पेट्रोलियम पेट्रोल से भी महंगा होता है। कहाँ डलता है पेट्रोलियम? एरोप्लेन्स वगैरह ये हमारे किससे चलते हैं? पेट्रोलियम से, पेट्रोल से नहीं चलते। पेट्रोलियम हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्योरिटी होती है क्रूड ऑयल की, जो सबसे प्योर होता है वो क्या होता है आपका? पेट्रोलियम। तो आपके जितने भी हवाई जहाज वगैरह एरोप्लेन चलते हैं वो किससे चलते हैं? पेट्रोलियम से चलते हैं आपके, है ना। महंगा होता है काफ़ी। ग्रीस, लुब्रिकेंट ग्रीस, चिकना पदार्थ, मतलब इससे ग्रीस बनाया जाता है। सबसे नीचे जो थिक डेंस आपकी स्टिकी लेयर मिलेगी, और ऑल्सो हैविंग अ स्लिपी नेचर, आपका उनका जो होगा स्लिपी नेचर, मतलब जिसमें चिकनाहट टाइप की पाई जाएगी, उस गाढ़े लिक्विड को बोलते हैं लुब्रिकेंट। इससे क्या बनाया जाता है? ग्रीस बना लिया जाता है आपका। फिर डीजल मिलता है, फिर केरोसिन, फिर पेट्रोल। इन सब के बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हैं, तो इनको जब हीट किया जाता है तो अलग अलग तरीके से बनते हैं। तो जो सबसे हैवी वो यहीं टकरा के रुक जाएगा, जो और कम है और कम, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा वो यहीं रुक जाएगा, ऐसे धीरे धीरे करके। तो क्रूड ऑयल द मिक्सचर ऑफ वेरियस फॉसिल फ्यूल। क्रूड ऑयल जो होता है कच्चा तेल बोलते हैं हिंदी में। आप लोगों ने सुना होगा कि बैरल में मिलता है आपको क्रूड ऑयल, बैरल कि आज क्रूड ऑयल की बैरल की कीमत इतनी घट गई, कल इतनी बढ़ गई। अभी एक जगह तो इतनी घट गई थी कि वो कहते कि भैया ले जाओ, फ्री में ले जाओ बैरल क्रूड ऑयल, अपने अपने ले आओ, भारत ले आओ, है ना। क्योंकि उनके पास स्टोर करने की जगह नहीं थी। जब वो हुआ था कोरोना इफेक्ट, तो इराक के पास, ईरान के पास, दुबई के पास क्रूड ऑयल स्टोर करने के लिए जगह नहीं बची थी। उनके कुएं, तालाब अलग वगैरह जिसमें क्रूड ऑयल स्टोर करते थे, नहीं, बोले भैया ले जाओ, फ्री में ले जाओ, खाली करो इसे, ले जाओ चौनी में ले जाओ, ठंडी में ले जाओ, फ्री में ले जाओ, खाली कर दो। तो फिर इतना महंगा क्यों अपने यहाँ पर? वहाँ से लाना और रिफाइनिंग बहुत कम, मुंबई के सागर में होता है, ना के बराबर, है ना। खोज चल रही है अभी भी, लगातार खोदते रहते हैं, है ना। हमारे पेट्रोलियम का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा? सबसे कम, सबसे ऊपर की सरफेस पे मिलेगा ये। हल्का होता है बहुत, है ना। तो जो क्रूड ऑयल होता है ना, ये मिलता है कच्चा तेल। फिर इसके लाने के बाद इसकी जो रिफाइनिंग और स्टोरेज होता है, जो प्यूरिफिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन होता है, इसमें काफ़ी पैसा खर्च हो जाता है। हमारा भारत को ये मान लो कि 33 रुपये के आसपास पड़ जाता है क्रूड ऑयल, अगर रुपीज में अभी देखें। फिर उसके बाद प्यूरिफिकेशन में मान लो 5 से 10 रुपये की कॉस्ट आ गई, है ना। ट्रांसपोर्टेशन में मान लो 5 से 10 रुपये की कॉस्ट आ गई। फिर उसके बाद जीएसटी, स्टेट जीएसटी। कौन सा? बताते तो, फ्री में भी मिलता है, पानी से भी सस्ता है, लेकिन अपने यहाँ नहीं। कश्मीर में जाओ, एप्पल फ्री में मिलते हैं, पेड़ तोड़ के खा लो, अपने यहाँ जाके लो फ्री में। केसर तो होते भी ना दे फ्री में। केसर कहाँ होती है? कहाँ? पेड़ में, कौन से पेड़ में, काय में होती है? क्या होता है केसर? मतलब सैफरॉन। हमारे तिरंगे में केसरिया रंग नहीं है, हमारे तिरंगे में नारंगी रंग नहीं, केसरिया रंग है। तो ऑरेंज रंग नहीं है। आप कई लोग बोलते हैं ना कि हमारे तिरंगे में कितने कलर, तो कहते हैं ग्रीन वाइट ऑरेंज। गलत है, ग्रीन वाइट सैफरॉन, दिस इज द राइट। सैफरॉन कलर है अपने तिरंगे में ना, केसरिया रंग है, केसर जैसा रंग। बताओ कहाँ हो भैया? छोटे छोटे पौधे होते हैं, हाँ बिल्कुल छोटे से पौधे, ऐसे छोटे से, ऐसी ऐसी पत्तियाँ निकली रहेंगी, और बीच में से दो ऐसे आपकी लहर, 2 3 4 तो ये केसर है, इसमें छोटे छोटे से फूल होंगे। तो एक पौधे में 3 या 4 ये लेयर निकलती हैं केसर की, हाँ 3 4। और इसकी खेती में बहुत लंबा समय लगता है, 4 से 6 महीने एक बार की खेती में, इसलिए ये बहुत महंगा है केसर। आपका खेती बहुत मुश्किल से होती है इसकी, और एक एक को लिया जाता है, एक एक को अलग किया जाता है।
तो फ्रैक्सीनेटिंग कॉलम जो फ्रैक्शन को भी अलग कर दे, छोटे से छोटे पार्टिकल्स को भी अलग कर दे, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्सीनेटिंग कॉलम। हर्डल्स बना दी जाती हैं, रुकावटें बना दी जाती हैं बहुत सारी, जिससे जब लिक्विड ऊपर की तरफ जाए तो वो बार बार टकराएगा, बार बार टकराएगा। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो तो वेपर ज़्यादा बनाएगा, तो वो किसी ना किसी से बहुत ऊपर तक पहुंच जाएगा। जिसका थोड़ा कम है वो थोड़ी नीचे तक पहुंचेगा। जिसका बॉइलिंग पॉइंट और ज़्यादा है, मतलब जो कम वेपर बनाएगा और नीचे पहुंचेगा। जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा है, जो बहुत ही कम वेपर बना रहा है, वो नीचे की लेयर में रह जाएगा। तो इस प्रकार हम क्या कर लेते हैं? इन लिक्विड्स को अलग कर लेते हैं। फिर फर्दर लास्ट में रिफाइनिंग तो लगानी पड़ती है, पर पहले तो ऐसे ही किया जाता है। उपेक जानते हो? उपेक क्या है? है अपारदर्शी, वो तो ठीक है, लेकिन हम उपेक यहाँ पर जो पूछ रहे हैं वो हम इसके संदर्भ में पूछ रहे हैं। ये वाला उपेक पूछ रहे हैं। उपेक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री कहा जाता है इन्हें। ऐसी कंट्री जो क्या करती हैं? ऑयल को प्रोड्यूस करती है। इसमें सबसे ज़्यादा है दुबई, ईरान है आपका, और तुर्की है, अमेरिका है, सीरिया है, ये जो अरब कंट्रीज हैं। अमेरिका तो चलो फिर भी कम और रसिया है, लेकिन सबसे ज़्यादा अरब कंट्रीज में मिलता है। दुबई को आप लोग जानते हो, खंडर था, बिल्कुल खंडर, कुछ नहीं, ऐसा वीराना। अगर आप 1980 के दशक में चले जाओ तो दुबई पूरा खंडर था, खंडर, मतलब कुछ नहीं, लोग खंडर ही खंडर, कुछ नहीं वहाँ पर पूरा। तुर्की, सीरिया, ये बहुत डेवलप्ड कंट्री हैं। आज के ज़माने में आप वहाँ घूमने जाओगे तो आप देखो कितनी अच्छी अच्छी बिल्डिंग बनी है ना। आपके जो ये हैं मिस्र वगैरह, इजिप्ट, चलो मिस्र को तो छोड़ दो, वो अलग कैटेगरी, वो पिरामिड की वजह से फिर आपका इजिप्ट हो गया। लेकिन ये दुबई जो इतना अमीर बन गया, ये तुर्की जो इतने अमीर है, सीरिया जो अपने अमीर है, ये अपनी मेहनत से अमीर नहीं बने थे, वो गलत मत से बना, लेकिन जो रियलिटी वो हमें आपको बतानी पड़ेगी। ये अपनी मेहनत से अमीर नहीं बने, ये भाई लक बाई चांस अमीर बन गए हैं। इनके यहाँ पर मिनरल्स निकल आए हैं, मिनरल सोर्सेस बहुत ज़्यादा है। तो इनकी ज़मीन नहीं है, इनके लिए ज़मीन वरदान है, जो भी है। तो यहाँ मिनरल्स बहुत हैं, मेटल्स बहुत हैं आपके, और इनके जो सी हैं, जो सीन है उसमें क्रूड ऑयल बहुत है आपका। हमारे यहाँ के में ऐसे नहीं है क्रूड ऑयल वगैरह। हमारे यहाँ पर सी फूड भी नहीं है, इनकी कंट्री में सी फूड भी बहुत ज़्यादा है। तो ये थोड़ा सा हमारे यहाँ पर, इसलिए हमारा देश नहीं। लेकिन हमारे यहाँ अभी कश्मीर में मिला है लिथियम, लिथियम सफ़ेद सोना कहा जा रहा है उसे, बहुत मिला। एलोन मस्क को जानते हो? वो नज़र लगाए बैठा है बिल्कुल, भारत में लिथियम मिल गया। बहुत जल्दी वो अपनी टेस्ला लाने वाला है भारत में। जानते हो टेस्ला? वो कार होती है ना? टेस्ला ऐसी कार है जो बिना ड्राइवर के चलती है, सॉफ्टवेयर। हाँ, नितिन गडकरी ने कहा था कि आप टेस्ला ले आइए भारत, तो वो कह रहा था कि भारत की लिथियम, टेस्ला बैटरी वाली कार है, सब जगह लिथियम की बैटरी बनती है। भारत में अब जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं ये बहुत सस्ते हो जाएंगे, बहुत मतलब रेट घट जाएंगे, क्योंकि हम पहले लिथियम बाहर से मंगाते थे, अब हमें यहीं पर मिला। क्या और के पास रहे हैं? पूरा सब कछु गवर्नमेंट को है। तो कब्जा वब्जा होगा, बाउंड्री खिंच गई, इतने एरिया पे देखे ना उड़ा दो जाए। छोटा मोटा का कोई दिक्कत नहीं है। क्या होता है, छोटा मोटा तो दबा लो, कोई दिक्कत नहीं। बड़ा हीरा बेच ही नहीं सकते बिना सरकार की। नहीं, आधा आधा नहीं, टैक्स लगता है। अगर 10 लाख का है तो आपको 7 लाख मिलेगी, ऐसा रहता है। आधा आधा 3 लाख टैक्स कटता है। और तुम चोरी चुपके से बेचोगे तो अगर भविष्य में सरकार को पता चल गया तो फिर आपको टैक्स भरना, और सरकार को दे दो आप तो सब बढ़िया है, सब सही है। 1-1.5 लाख का तो कोई बताता ही नहीं है, रख ही लेता है। लेकिन हमारा मानना है कि सरकार को बता दो क्या है, क्या चाहते 25-30 हज़ार सरकार ही को ले लेंगे ना। तो ये इनकी कंट्री में मिनरल्स बहुत ज़्यादा है। दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन? रूस। पूरे विश्व में जितनी भी ज़मीन